नमस्कार अभ्यर्थियों। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय बिंदु से सिंधु तक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं व्याख्या को लेकर। आप सभी यदि विषय हिंदी साहित्य को लिया है, आपका वैकल्पिक विषय है, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी में हो, जेपीएससी में हो या किसी भी एग्जाम में यदि व्याख्या आ रहा है किसी भी गद्य या पद की, तो आखिर उसकी व्याख्या कैसे करें कि आप अधिकतम अंक अर्जित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आईएएस के जो मानक है उसके हिसाब से व्याख्या करने की जो बातें हैं वो आपको बताऊंगा। और आईएएस के एग्जाम में ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपके वैकल्पिक विषय में, क्योंकि 100 नंबर का व्याख्या आता है। अर्थात ये जो 100 अंक है वो गद्य और पद्य के रूप में होते हैं और ये अनिवार्य होता है। यानी कि आप यूपीएससी का जब पेपर देते हो, आपका वैकल्पिक विषय जो होता है उसमें यह अनिवार्य सेक्शन होता है। यानी कि गद्य से आपको 50 अंक और 50 अंक आपको पद्य से व्याख्या करने के लिए दिए जाते हैं। अर्थात यदि हम प्रश्न के रूप में देखें तो आपके सामने 10 प्रश्न होते हैं व्याख्या करने के लिए, यानी कि प्रत्येक जो होता है वह 10 अंक का होता है। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए यह जानना कि आपको व्याख्या कैसे करनी चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं इसे बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपके सामने बताऊंगा कि आखिर व्याख्या कैसे करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्याख्या किसे कहती है। तो जब आपके सामने कोई गद्य या पद का कोई अवतरण आता है और उसे व्याख्यात करने के लिए कहा जाता है, साथ में ही कहा जाता है कि काव्य संदर्भ के रूप में उसको व्याख्यात करे। अर्थात यूपीएससी के एग्जाम में आपको 150 शब्द सीमा दी जाती है। जी हाँ, इसी 150 शब्द सीमा में आपको व्याख्या करनी होती है। अर्थात कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि 150 शब्दों में आप अपनी बात को कह सकें। तो व्याख्या किसे कहते हैं, ये सबसे पहला हमारे सामने बिंदु है आज की क्लास का समझने के लिए। हम जब गद्य और पद्य जो भाव आते हैं उसके विचारों को लिखना होता है। अर्थात व्याख्या में उन विचारों को, उन भावों को विस्तार पूर्वक जब लिखते हैं तो उसे ही हम व्याख्या कहते हैं। अर्थात मैं इसे अति सरल शब्दों में कहूं तो व्याख्या कुछ और नहीं, एक भाव और विचार की एक विस्तार पूर्वक विवेचना है और इसी विवेचना को हम व्याख्या कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि व्याख्या का कहीं भी केवल यह तात्पर्य नहीं होता है कि वह भावार्थ है और नहीं यह आशय है। ये अपितु इससे बिल्कुल भिन्न है और इसके नियम भी बिल्कुल भिन्न है। तो आइए देखते हैं आखिर वो नियम भिन्न क्या है। जब हम कोई व्याख्या करते हैं किसी पद्य का या गद्य का, तो हम उसके मूल भावों का, अर्थात सबसे पहले उसके सामान्य अर्थ, इसके भावार्थ को लिखते हैं और लिखना भी चाहिए ताकि परीक्षक को यह बात मालूम हो सके कि अभ्यर्थी ने इस अवतरण का सही एक सामान्य अर्थ समझ लिया है। अर्थात व्याख्या में भावार्थ अथवा आशय भी महत्वपूर्ण है, उसका उसमें समावेश होता है। और जब इस भावार्थ को आप लिख लेते हो तब आप विषय का विवेचन करते हो। ये व्याख्या की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। आप प्रसंग और संदर्भ लिखते हो, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि संदर्भ और प्रसंग क्या है। ये आप लगातार अपने 10th 12th के एग्जाम से लगातार लिखते आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपके सामने व्याख्या लिखने के लिए दी जाती है तो उस व्याख्या में कई बार आपको बड़ी लंबी लंबी पंक्तियां दी जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केवल 2 से 3 पंक्तियों का ही अवतरण आपके सामने रख दिया जाता है। अभी इनकी व्याख्या करना थोड़ा सा कठिन होता है और क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, उन बातों को मैं यहाँ पर बताता हूँ। जब आपके सामने कोई ऐसा अवतरण गद्य या पद्य का आता है जो बहुत ही बड़ा हो व्याख्या करने के लिए, तब उसमें आप यह समझिए कि उसमें अनेक विचारों का समावेशन हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी हैं उसको उस गद्यांश का या उस पद के उस मूल और गौण भावों की खोज करनी चाहिए। वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसके ठीक विपरीत जब आपके सामने केवल 1 या 2 पंक्तियों का अवतरण दिया जाता है, तब छात्रों को उन्हीं शब्दों का विवेचन करना चाहिए जिससे कि वह भाव स्पष्ट हो जाए। अर्थात छोटे अवतरणों में भावों की जो प्रबलता है, अधिकता होती है।
यानी कि यही जो है भावों में आपको, यानी कि व्याख्याओं में इसी भावों का एक विस्तार करना होता है जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर हमने जितनी सारी बातें की, इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि व्याख्या के 3 खंड होते हैं। जी हाँ, आप यूपीएससी के एग्जाम में व्याख्या कर रहे हैं तो उसके 3 खंड होते हैं, और इसी मानक के अनुरूप यदि आपने व्याख्या किया, निसंदेह आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो आखिर वो 3 खंड कौन से होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला होता है वो शब्दार्थ होता है, और दूसरा होता है भावार्थ, और तीसरा प्रतीकार्थ या निहितार्थ होता है। अर्थात समझिएगा, सबसे पहले हम शब्दार्थ की बात करते हैं कि शब्दार्थ व भावार्थ दोनों की भूमिका व्याख्या में कह सकते हैं कम होती है। कम किस रूप में होती है समझते हैं इसे। जबकि जो प्रतीकार्थ या जो निहितार्थ की हम बात करते हैं, इसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। ये बात आप सबसे पहले समझ लीजिए। यानी जो सबसे बड़ी भूमिका है इसी प्रतीकार्थ और निहितार्थ की होती है व्याख्या में, और आपको इसी पर बल देना होता है। यानी कि हम देखें पूरे व्याख्या को, तो जो शब्दार्थ तथा जो भावार्थ है, यानी ये जो दोनों कड़ी है हमारे सामने, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु व्याख्या में, यदि हम उसे कुल व्याख्या की बात करें, अर्थात हम जो पूरी व्याख्या कर रहे हैं उसका ये दोनों जो बिंदु है वो केवल 20% ही होता है। यानी आपने जो संपूर्ण व्याख्या किया है उसमें शब्दार्थ और भावार्थ की जो भूमिका है वो कम, हमने पहले ही कहा, अर्थात केवल 20% ही होता है यदि हम इसे मैथमेटिक्स तरीके से देखें तो। जबकि जो निहितार्थ है, जो प्रतीकार्थ है, तथा इसी के साथ एक और चीज जुड़ जाता है, प्रासंगिकता। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो तीनों चीजें मिल जाती है, इसका जो वेटेज आप कह सकते हो वो व्याख्या में 75% लगभग होता है, और यही आपको अच्छे अंक दिलाएगा। अब यहां पर आप एक बात महत्वपूर्ण तरीके से समझिएगा कि व्याख्या कभी भी, यानी कि आपके सामने जो अवतरण आया है वो केवल पंक्तियों की व्याख्या नहीं की जाती है, बल्कि जिस रचना और जिस रचनाकार से जुड़ी हुई है व्याख्या उसकी की जाती है। जैसे कि यदि आपके सामने कामायनी का कोई अवतरण आया हुआ है, यानी आपके सामने यदि आषाढ़ के एक दिन का कोई गद्यांश आया हुआ है, तो आप उस रचना की और रचनाकार से जुड़ी हुई जो बातें हैं, रचनाकार का जो जीवन दर्शन है, उसकी जो रचना दृष्टि है, उसकी जो रचनात्मक उद्देश्य है, हम व्याख्या उस चीज की करते हैं। यदि हमने केवल पंक्तियों पे बने रहे तो केवल और केवल भावार्थ हो जाता है, और अक्सर हम व्याख्या में केवल भावार्थ करते हैं, और यही वजह है कि हमें अंक कम मिलते हैं। यानी कि मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि व्याख्या कभी भी केवल पंक्तियों की नहीं की जाती है, वहां पर आपको रचना और रचनाकार से जुड़ा होना होता है, और रचनाकार की उस जीवन दर्शन, रचना दृष्टि और रचनात्मक उद्देश्यों की बातें की जाती है। यानी कि यदि मैं आपसे ये बात कहूं कि जो व्याख्या है वो इन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब जब भी आप व्याख्या कीजिएगा तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यानी कि अब आपके सामने प्रश्न उभरता है कि यदि हम इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए यदि हम व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या को कितने पैराग्राफ, अर्थात हम कितने अनुच्छेदों में इसको लिखें, ये भी आपके सामने एक बड़ा सवाल उभरता है। तो याद रखिएगा, यदि आप व्याख्या कर रहे हैं तो इस व्याख्या में आपको 3 अनुच्छेद का आपको प्रयोग करना चाहिए। अर्थात कह सकते हो कि आप यहां पर 3 अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हो, यानी 3 पैराग्राफ आप, या 2 में भी कर सकते हो, ठीक है, 2 से 3 मैं कह सकता हूं आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो सबसे पहला अनुच्छेद है, यानी जो पहला पैराग्राफ है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले अनुच्छेद में हम संदर्भ और प्रसंग और जैसे जो शीर्षक है, आखिर वो पंक्तियां किसकी रचना है और रचनाकार कौन है, किसने किसके प्रयोग किया है, इन तत्वों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो पहला पैराग्राफ है आपके सामने, उसमें हम क्या करते हैं, हम संदर्भ और प्रसंग का जिक्र करते हैं। ये सबसे पहले होना चाहिए पहले पैराग्राफ में, ठीक है।
आपको पता है कि संदर्भ और प्रसंग क्या होता है, कि आखिर ये जो रचना है इसका शीर्षक क्या है, इसकी पंक्तियां किस रचना से ली गई है, इसके रचनाकार कौन है, किसने किसके लिए प्रयोग किया है, इन सभी तत्वों का यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। अब व्याख्या का जो दूसरा पैराग्राफ है वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सामने, ठीक है। अब कैसे, व्याख्या का जो दूसरा भाग है उसमें भावार्थों पर हमें चर्चा करना होता है, अर्थात जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें हम क्या करेंगे, हम भावार्थ की चर्चा करेंगे। उस पे एक कैसी चर्चा, एक सामान्य चर्चा करेंगे जो आपके सामने पंक्ति दी गई है, यानी कि उन पंक्तियों में हम क्या करेंगे, उससे संबंधित जो एक रचना दर्शन है समग्र रूप से उसकी बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले जिक्र किया, जो रचनाकार का जो संदर्भ बिंदु है उसका जो एक जीवन दर्शन है वो जुड़ेगा यहां पर आकर, यानी कि यहां पर आकर हम जो रचना है और उसके जो रचनाकार का जो जीवन है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। यहां पर हम दर्शन जो है उसकी बात करेंगे, जो निहितार्थ बिंदु है, जो प्रतीकार्थ है, उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। जैसा हमने पहले ही कहा, निहितार्थ हो गया, प्रतीकार्थ हो गया, ठीक है, उसका जिक्र करेंगे। यहीं पर हम इन सब बातों को जिक्र करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं व्याख्या के तीसरे भाग में, तो वहां पर हमें यह बताना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में प्रासंगिकता का बोध कितना है, क्योंकि हम जिस पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है। यदि है तो हमें याद रखिएगा उस प्रासंगिकता की चर्चा अवश्य करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पंक्तियां हैं इसका जुड़ाव किस रचना से है, उसकी जो भाषा शैली क्या है, उसके जो काव्य तत्व हैं उसकी भी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ये काव्य सौंदर्य के तहत आ जाएगा, भाषा शैली और उसके जो काव्य तत्व हैं आप उसका भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। यानी कि आप जब व्याख्या के जो दूसरे अनुच्छेद में आपने जिन पंक्तियों का निहितार्थ लिखा है उसका अन्य रचना या रचनाकार से यदि मेल खाता है तो आप उसकी चर्चा यहाँ पर अवश्य कर दे। अर्थात यहाँ पर आप जो दूसरा पैराग्राफ आप लिख रहे हो जिसमें आपने भावार्थ की बात की, जिसमें आप रचना दर्शन रचनाकार की सारी बातें लिख रहे हो और जहाँ पे निहितार्थ और प्रतीकार्थ की बात कर रहे हो, यदि वो रचना किसी और रचना से जुड़ रही है और उससे मेल खाती है तो बिल्कुल आप जिक्र कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे कोई आप पद की व्याख्या कर रहे हो और उसमें वियोग की बातें कही जा रही है, तो और भी कोई रचना जो आपके उस समय दिमाग पटल पे चल रहा है आप उसका वहां जिक्र करते जो उससे मेल खा रहा है, ठीक है। यानी कि अब इस तरह व्याख्या की शुरुआत के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो पद्यात्मक पंक्तियों की व्याख्या में पंक्तियां जिस भाव को जन्म दे रही है वो उससे संबंधित शब्दों का ही प्रयोग करें। यदि जैसे कि वो पंक्तियां वीरता, जोश, ओजता के भाव को जन्म दे रही है तो हमेशा उससे ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए, ताकि वो जो पंक्तियां हैं वो एक तरीके से उस भाव को प्रकट करें। यदि वो पंक्तियां माधुर्य अर्थात श्रृंगारिक रूप से जन्म दे उन चीजों को, तो व्याख्या की शुरुआत बड़ी ही संतुलित पंक्तियों से की जाए। लेकिन यदि पंक्तियों में प्रसाद गुण को जन्म अर्थात आदर्श, मर्यादा, नैतिकता की बात हो और वो समाज को सीख दो, तो ऐसे पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत सारगर्भित पंक्तियों से भी की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्याख्या करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अंततः आप पद की व्याख्या से जुड़ा हुआ जो सवाल है कि तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के बाद आपको काव्यात्मक सौंदर्य लिखना होता है। ये कहाँ लिखते हो आप? जब कोई पद की व्याख्या करते हो तब। वहीं दूसरी तरफ जब आप गद्य की व्याख्या करते हो तो वहां पर साहित्यिक सौंदर्य लिखा जाता है या फिर उसको रचना सौंदर्य भी कहते हैं, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण है, ये आपको अंत में लिखना होता है।
तो इस तरह आप एक बेहतर व्याख्या लिख सकते हैं। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लगातार हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न देता हूँ, जिसमें व्याख्या भी सम्मिलित होती है। आप उसके उत्तर लिखकर मुझे भेज सकते हैं, ठीक, और हम लाइव कॉपी भी चेक करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ ऐसा किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मुझे अवगत कराएं, उस पे मैं इसी तरह वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी का धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।